भयंकर अकाल पड़ा था 1899, इसको छपनिया काल कहते हैं। अब आप इस अकाल की आप अंदाज इससे लगा सकते हो कि उस टाइम में कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं, बाहर से अनाज मंगा नहीं सकते, जो वहीं पैदा होता था नियर बाई एरिया में उसी अनाज को खाया जाता था। तो पूरे प्रदेश में अनाज का एक दाना पैदा नहीं हुआ, तो खाने के लिए कुछ नहीं था, और जो थोड़ा बहुत लोगों ने स्टोर करके रखा था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद में हालात इतने बदतर हो गए, खेजड़ी के जो तने के ऊपर छिलके होते हैं उन छिलकों को पीस पीस करके अनाज के साथ खिलाया गया था बच्चों को। के अंदर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। पूर्वी इतने सारे लोग जब मर रहे थे तो विंस्टन चर्चिल बोले गांधी क्यों नहीं मरता है, अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो गांधी क्यों नहीं मरता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ। आज हम जानेंगे राजस्थान के रेगिस्तान में पानी की समस्या क्यों है। इसी के साथ साथ छपनिया काल के बारे में हम जानेंगे और बीकानेर के राजा द्वारा बनाई गई गंग नहर के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के गेस्ट श्री बाबूलाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड न्यूज में। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि रेगिस्तान में पानी की समस्या इतनी क्यों है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, रेगिस्तान में एक तो बरसात कम होती है जी सर, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और वनस्पति बहुत कम है। तो जो थोड़ा बहुत बरसात होता है वो पानी जो मिट्टी में सोखती है वो वापस उठ जाता है हवा के साथ, और बहुत ज्यादा बरसात कम होने की वजह से जी पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पानी की समस्याएं राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं। खास तौर से जो रेगिस्तानी जिले हैं जैसे चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जी सर, अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जो राजस्थान का जी रेगिस्तान है। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, जैसे आमतौर पर हमारी नानियां देख लो, दादियां देख लो, तो वो कई बार क्या होता है सर, राजस्थानी भाषा में बोल देते कहीं छपनिया को काल पड़े हो के। तो सर, मेरे को आज दिन तक मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे राजस्थान के दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि ये छपनिया काल का इसका क्या मतलब है और इसका क्या दुष्प्रभाव है। आप इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। छपनिया काल उसको कहते हैं, बहुत भयंकर काल पड़ा था 1899। जी सर, 1899। और जो अपने ये देसी समझ चलती है ना, विक्रत समझ, ये 56 चल रही थी, तो इसको छपनिया काल कहते हैं। अब आप इस अकाल की विपरीत का जो इसके दुष्प्रभाव थे और जो इसका आप अंदाज इससे लगा सकते हो कि उस टाइम में कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था जी, बाहर से अनाज मंगा नहीं सकते थे, जो वहीं पैदा होता था नियर बाई एरिया में उसी अनाज को खाया जाता था। तो जो पूरे प्रदेश में अनाज का एक दाना पैदा नहीं हुआ, तो खाने के लिए कुछ नहीं था, और जो थोड़ा बहुत लोगों ने स्टोर करके रखा था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद में हालात इतने बदतर हो गए कि जो खेजड़ी होती है, खेजड़ी के जो तने के ऊपर छिलके होते हैं, जी सर, उन छिलकों को पीस पीस करके अच्छा, अनाज के साथ, हाँ, उनको खिलाया गया था बच्चों को। अच्छा, और जो सांगरी, जो खेजड़ी का एक होती है ना, केर सांगरी जिसको बोलते हैं, उसकी सब्जी बनती है। बड़ी महंगी सब्जी है। आज के टाइम में लग्जरियस लोग जो होते हैं, रईस लोग होते हैं, वो खाते हैं। उस टाइम वो भी नहीं मिली थी, और मतलब किसी के तन पे कपड़े तक नहीं बचे थे, इतना विकराल ये अकाल था। इसको छपनिया अकाल बोलते हैं। अच्छा, दैट टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। पूर्वी बंगाल जो भी बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो अभी पश्चिमी बंगाल है। और इतने सारे लोग जब मर रहे थे तो विंस्टन चर्चिल, वो था इंग्लैंड का राजा, उसके सामने जब गुहार लगाई कि साहब लोग भूख से मर रहे हैं, बोले गांधी क्यों नहीं मरता है, अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो गांधी क्यों नहीं मरता है। अच्छा, उन्होंने हिंदुस्तान के अनाज को श्रीलंका भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया जहाजों में डाल डाल के, लेकिन यहाँ की जनता को खाने के लिए नहीं दिया।
और यहाँ की जनता भूख से मर गई। अच्छा। ये जब गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे और वो उनके बड़े भाई थे सादुल सिंह जी। अच्छा। सादुल सिंह जी की डेथ होने के बाद गंगा सिंह जी जब राजा बने वो मात्र 7 साल के थे, 7 ईयर ओल्ड, ओनली 7 ईयर। अच्छा। छोटा बच्चा। उनको राजा बना दिया गया था, लेकिन राजकार्य की शक्तियां नहीं दी गई थी और ये 1888 में इनको राजा बनाया गया था और 1897 के अंदर इनको फुल पावर मिला था जब ये थोड़े बड़े हो गए और 99 में यह अकाल पड़ गया। गंगा सिंह जी ने जब इस अकाल को देखा और इनकी रियाया, उस टाइम प्रजा को रियाया कहते थे, इनकी रियाया भूख से बिलख रही है, मर रहे हैं, मतलब पशु तो इतने मर गए कि जिनकी कोई गिनती नहीं थी, पब्लिक भी बहुत मर गई, पानी नहीं था, खाने को नहीं था। तब उनके दिमाग में आया कि मेरे को इसके लिए कोई स्थायी कुछ करना चाहिए। तो स्थायी क्या करना चाहिए? पानी कहाँ से आएगा? राजस्थान में कोई नदी नहीं थी, उस रेगिस्तान में पूरे में कोई नदी नहीं है। नदियां जो थी वो पंजाब में थी, तो पंजाब की नदी से पानी लाना था। छोटी छोटी स्टेटें थी, सतलज नदी से पानी लाने का विचार उनके दिमाग में आया और उसके लिए उन्होंने कभी हम कार्रवाई करेंगे। तो इंग्लैंड की जो सरकार थी, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स भेजे, उन्होंने थोड़ा वहां पे जाकर के और उनकी आउटलाइन बनाई, लेआउट प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे पानी लाया जा सकता है, जिसको एस्टिमेट कह दो, तखमीना कह दो। और दुर्भाग्य की बात है कि 14 के अंदर विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध शुरू हो गया तो इनकी योजना धरी रह गई। 18 के अंदर विश्व युद्ध पूरा हुआ। गंगा सिंह जी इतने बड़े मतलब सूरवीर आदमी थे कि अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ हिंदुस्तान जो पूरा ही अंग्रेजों के गुलाम था, ये गवर्नमेंट की मतलब अंग्रेजों की सेना की तरफ से लड़े थे। और वारसा के अंदर जो संधि हुई उसको वारसाई संधि बोलते हैं, उसमें ये ओनली एंड ओनली एक हिंदुस्तानी थे जिन्होंने उस संधि पे दस्तखत किए थे। तो ये तो गंगा सिंह जी की तारीफ हो। अब गंगा सिंह जी इसके पीछे लग गए कि भी मेरे को यहाँ पानी लाना है। तो सतलज नदी पे बांध बना के और वहां से पानी को डाइवर्ट करके लाना था गंगा नदी। तो सबसे पहले तो पंजाब का इलाका पड़ता था, उसके बाद में इलाका आता था भावलपुर का। भावलपुर में नवाब का राज था, पंजाब के अंदर अलग रियासत थी, वहां का अलग राज था और ये अलग थे। तो उन दोनों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। अच्छा। कि हमारी जमीन में से हम आपको नहर नहीं ले जाने देंगे। स्टेट के पास भी कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि स्टेट ये सब चीजें मैनेज कर सके। तो इन्होंने फिर अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ में मिलके इन राजाओं से कानूनी लड़ाई लड़ी। तलवार की लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई। कानूनी लड़ाई लड़के और इनके बीच में एक समझौता हुआ। तो फिरोजपुर हेड जिसको बोलते हैं, फिरोजपुर हेड से हुसैनीवाला, गांव का क्या नाम है? हुसैनीवाला। हुसैनीवाला से ये नहर बनी, मतलब नहर बनना तय हुआ। और उसके बाद में ये पहले पंजाब में चली, फिर भावलपुर में चली और अल्टीमेटली शिवपुर हेड से गंगानगर के अंदर जी ये आ गई। तो ये कैनाल बनना तय हो गया। कैनाल बनने का काम ये 21 के अंदर इनके 1921 में समझौता हुआ। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हैं कि छपनिया काल की जो कड़ियां हैं वो इस तरीके से कैनाल तक भी अटैच है। उसके बाद में वो मूल में छपनिया काल ही था, लेकिन इतनी दूर से पानी लाना एक दिन का काम तो था नहीं कि बाल्टी भरी और लेके आ गए। ये पानी लाना था। अच्छा, उस टाइम न ट्रैक्टर थे, न बुलडोजर थे, न जेसीबी मशीनें थी, सारा काम मैनुअली होना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उनको लेआउट प्लान करना था तब भी उनके पास में दूरबीन वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। हाँ सर, पहले टाइम पे तो जो लेवल देखना होता था वो भी एक साधनी, एक उपकरण आता था, उसको साधनी बोलते थे। उस साधनी से लेवल देखा जाता था और ये पूरा पानी बाई ग्रेविटी आ रहा है।
अच्छा। भाई ग्रेविटी आ रहा है, तो जब ये नहर का प्लान हो गया, इसके ऊपर खर्चा तकरीबन आया था 8 करोड़। स्टेट की इनकम नहीं थी, बीकानेर स्टेट की इनकम नहीं थी कि वो अपने खजाने से 8 करोड़ रुपया खर्च कर दे, तो पैसा कहाँ से है? हाँ सर, ये बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल था कि आखिर ये जो आप गंग नहर के बारे में बता रहे हैं कि कितनी राशि उसमें लगी थी और कितना क्षेत्र जो है वो इस नहर के द्वारा सिंचा जाता था, तो उसके बारे में भी सवाल थे मेरे मन में बहुत, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर इसके बारे में। देखिए 8 करोड़ रुपया, पहले 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट था कि 5 करोड़ रुपया इसके निर्माण में खर्च होगा, लेकिन निर्माण के साथ साथ लागत कुछ बढ़ गई, 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और 8 करोड़ ये कागज वाले रुपए नहीं थे, हाँ, मुद्रा, चांदी के रुपए थे। अच्छा, हाँ। चांदी के रुपए चलते थे, चांदी वाले 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और ये गंग नहर बन करके और 1927 में, अच्छा, 22 में शुरू हुई, 1927 में ये पूरी हुई। इसकी टोटल लेंथ थी, मुख्य नहर जो मुख्य गंग नहर है, मेन कैनाल, 129 किलोमीटर। अच्छा। उस टाइम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैनाल थी। दैट टाइम इससे लंबी कोई नहर नहीं बनी थी। ये इसीलिए गंगा सिंह जी को भागीरथ, अच्छा, एक भागीरथ वो थे, हाँ, जो गंगा को लाए थे, जी जी जी, और ये दूसरे भागीरथ थे, आधुनिक भागीरथ, हाँ, जो गंग नहर को लाए, प्यासी जनता को पिलाने के लिए, खेती करने के लिए गंगा नहर में पानी ले, गंग नहर के द्वारा गंगानगर जिले में पानी लाए। पानी लाने के बाद में वो जो इलाका था जी, वो नॉन पोल्यूटेड पॉपुलेटेड इलाका था, उसमें अच्छा, कोई आबादी नहीं थी। हाँ, आबादी क्या करती वहां जब पानी नहीं था तो? हाँ, तो अब लोगों को बसाना, तो उन्होंने फ्री में जमीनें दी। अच्छा, गंगा सिंह जी ने सारी जमीनें, वहाँ एक जमीन जो होती है 25 बीघा जमीन को एक मुरब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मुरब्बा। मुरब्बा ये वो था 250 मीटर बाई 250 मीटर बाई 250 मीटर बाई 250 मीटर। अच्छा, इस एरिया के अंदर 25 बीघा होते हैं और 25 बीघा को एक मुरब्बा कहते थे। वो सारी जमीनें फ्री में दी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। बोले आप तो आइए, यहाँ आओ, हमारे यहाँ खेती करो, हम आपको पानी दे रहे हैं, जमीन फ्री दे रहे हैं। अच्छा, ये गंगा सिंह जी ने सारी जमीनें फ्री दे दी सारी। और हर 2 किलोमीटर पे हाँ, गांव बसाया। वहाँ के गांव के नाम आजकल ऐसे नहीं है कि जैसे दुद्दू हो गया, ये हो गया, मान लो चाकसू हो गया या चोमू हो गया, ऐसे नाम नहीं है वहाँ पे। आज भी गांव के नाम है 9 MLD, 3 KD, अच्छा, 5 ML, क्योंकि बनाने वाले सारे अंग्रेज थे। बंदोबस्त जिन्होंने किया नहर के एरिए का वो अंग्रेज थे। तो गांव में बसने के लिए जमीन खरीदी, खेती करने के लिए जमीन खरीदी, और मैक्सिमम लोग आए सरदार पंजाब से। हाँ, हाँ, जो आज वहाँ सरदार लोग हैं वो सब खेती करते हैं। और आपने मेरे से पूछा कितना एरिया इसमें कवर होता है। हाँ सर, ये मेरा सवाल था कि कितना एरिया कवर कर रहा है ये एरिया कवर कर रहा है, देखिए साहब, 4.8 लाख हेक्टेयर। 4.8 लाख हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा जमीन होता है। हाँ, ठीक है ना, तो करीब 4900 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है, या 4.8 लाख हेक्टेयर जमीन के अंदर खेती होती है। और आज जो गंगानगर जिला है वो गेहूं के मामले में, कपास के मामले में, सरसों के मामले में, और गन्ना, शुगर केन, अच्छा, वो इतनी सारी फसलें पैदा हो रही है, जिससे अपने यहाँ देश के अंदर अनाज का जो, प्रदेश के अंदर अनाज का जो एफिशिएंसी थी, यानी जो कमी थी, उसको सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सर जैसे बहुत रोचक बातें जो हैं वो आपसे जानने को मिली, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि राजस्थान के रेगिस्तान में इतना इतिहास छुपा हुआ है कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं श्री गंगानगर, जहाँ पर खेती बाड़ी पॉसिबल ही नहीं थी, वहां पर गंग नहर बना करके किस तरीके से सिंचाई की गई। वाकई बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे हमें
जानने को मिले। और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया इनसाइट्स के साथ। नमस्कार।